Um, okay. मुबारक has already introduced me. So डिप्रेशन के बारे में जैसे किसी को भी कोई टॉपिक मिलता है बात करने के लिए, अक्सर वो उस चीज के ऊपर एक्सपर्ट होते हैं या उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की होती हैं। मैं इस टॉपिक को लेकर अपने एक्सपर्टीज सिर्फ इस तरह बता सकती हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, और इसने मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है और छोड़ा है। um, तो इसके बारे में बात करने के लिए आई फील कि हाँ, आई कैन स्पीक अबाउट इट। और अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता भी है तो आई कैन रिलेट टू हिज प्रॉब्लम। और एक तरीके से मैं टेबल की दोनों तरफ रह चुकी हूँ। अगर थेरेपिस्ट और क्लाइंट का टेबल देखा जाए तो मैं टेबल की दोनों तरफ रह चुकी हूँ। मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगी क्योंकि आई फील के अपनी स्टोरी को डिस्कस करने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग जब मेंटल हेल्थ इलनेसेस की बात करते हैं, हम उसको बहुत सुपरफिशियली बात करते हैं। उसमें जब हम अपनी करना चाह रहे होते हैं तो मतलब भूल जाते हैं हमारे साथ भी क्या क्या हुआ है जिंदगी में। अपनी स्टोरी डिस्क्लोज करने के लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी बहुत ज्यादा, बट आई फील के बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और मेरी स्टोरी में बहुत ज्यादा ट्रिगर्स भी हैं, और आई फील के बहुत सारे लोग वनरेबल हैं इन चीज़ों के। तो अगर आप लोगों को फील होता है कि आप इन ट्रिगर्स से, या आपको ट्रिगर करेगी मेरी स्टोरी या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अफेक्ट कर सकती है, आई अश्योर यू कि आप मेरी स्टोरी तक आप अपने आप को मुझे म्यूट कर दें। और इसके बाद अगर आपको अब बाकी का जो डिप्रेशन के जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसको सुनना हो, तो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको नजर आ जाएगी, या मैं आपको किसी तरह सिग्नल कर दूंगी तो आप मुझे अनम्यूट कर सकते हैं। सो आई एम बिगिनिंग माई स्टोरी। मुझे फर्स्ट फील हुआ कि मेरे साथ डिप्रेशन हो रहा है या मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ व्हेन आई वाज 17 years old ड्यूरिंग ए लेवल्स। उस वक्त तक मैं उस तक पहले चीजें होना स्टार्ट हो गई थी, बट मैं उस एज को ही क्यों कंसिडर करती हूँ क्योंकि उस वक्त तक मैं सुसाइड के बारे में सोचना शुरू हो गई थी कि उसको कैसे मैंने अटेम्प्ट करना है। अगेन बहुत सारे ट्रिगर्स भी हैं, तो इफ एनीवन इज फीलिंग वल्नरेबल अभी भी म्यूट कर सकते हैं मुझे। सुसाइड करने का जो मैंने प्लान बनाया था वो इस तरह था कि मेरे घर पे अब कोई नहीं होता था, मैं पहले पहुंच जाती थी। मेरे पेरेंट्स घर से निकले हुए होते थे, काम पे गए हुए थे, मेरी बहन यूनिवर्सिटी गई हुई होती थी, तो मेरे पास 2-3 आवर्स होते थे जिसमें मैं घर पे अकेली होती थी। तो आई वाज लाइक ये अच्छा टाइम है, इसमें हम मैं कर सकती हूँ जब कोई भी नहीं होगा। बट थिंग वाज कि मैं एक नोट लिख कर जाना चाहती थी कि मैंने ये किया है और इसमें किसी की गलती नहीं है, ये मेरा अपना डिसीजन था। और वो नोट मैं इसलिए छोड़ना चाहती थी ताकि मैं अपने पेरेंट्स को पुलिसों के धक्के खिलाना नहीं चाहती थी कि, या वो ये सोचे, उस जमाने में स्कूल रेप्स के बहुत बहुत ज्यादा होता था, तो मेरे पेरेंट्स ये ना सोचे कि मेरे साथ ऐसा कोई दूसरा वाकया हुआ है, उनको पता चल जाए कि हाँ आई हैव किल्ड माई सेल्फ। पर उन दोनों में हुआ ये कि मेरी बहन की मतलब मेरी जो अगर मैंने सुसाइड नहीं किया तो उसमें बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स का भी मसला था कि मेरी बहन जल्दी आना शुरू हो गई थी क्योंकि उसका वार्ड मेरे घर के करीब लगता था। तो वो घर पे या तो मुझसे पहले पहुंची हुई होती थी या मेरे 10-15 मिनट बाद पहुंचती थी। तो वो एक पूरा महीना मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी कि मुझे ये करना भी है और मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। उन दिनों में मुझे बहुत ज्यादा ख्वाब आते थे रात में कि मुझे कुछ हो रहा है तो पीछे मेरी फैमिली इज क्राइंग और वो सफर कर रही है। इस सब चीजों से मुझे फिर रियलाइज होने लगा कि हाँ, ये कुछ ना कुछ मैं नहीं करना चाह रही। और मेरी एक दूसरी फ्रेंड ने बहुत पहले हमें डिस्कस किया था, उसकी स्टोरी आई डोंट नो कि उसकी फुल स्टोरी क्या थी, बट उसने हमें ऐसे डिस्कस किया था ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली कि वो भी मेंटल हेल्थ के लिए किसी ना किसी को सीख कर रही है, और अ, वो पिल्स लेना शुरू हो रही है, तो शी इज फीलिंग बेटर। तो उसकी स्टोरी से मुझे स्ट्रेंथ मिली कि हाँ मे बी ये हो सकता है। दूसरा ये कि एक दूसरा वाकया ये हुआ कि उस दौरान कि मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, तो मेरी फैमिली किसी ना किसी तरीके से बहाने ढूंढती थी कि हमारा घर से बाहर निकले, स्कूल के अलावा भी कहीं जाए।
तो उन्होंने एक दिन प्लान किया कि बस हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं, और मैंने साफ जाने से इनकार कर दिया। एज अ प्रोटेस्ट मैंने कहा कि मैं अपना कपड़े चेंज करूंगी ना, विल टेक शावर एंड एवरीथिंग, और मैं ऐसे ही चलूंगी, और आप मुझे गाड़ी के बाहर नहीं निकाल सकते। अब मैं गाड़ी में आपके साथ चलूंगी पर उसके बाहर नहीं जाऊंगी। तो जब हम गए वहां पे और पहुंचे, तो मैं और मेरी अम्मी पीछे गाड़ी में रहे और मेरे अब्बू और मेरी बहन अंदर गए और ऑर्डर लेकर आ गए। और जब हम घर वापस आए, मैं इतनी मिजरेबल कंडीशन में थी कि आई जस्ट स्ट्रेट वेंट टू शावर, और मैंने कहा मैं आधा घंटा वहीं रहूंगी, और फिर वो पीछे खाना खा लेंगे तो आई विल फील बेटर कि उन्होंने भी कर लिया है, और आई विल फील बेटर। बट इतनी देर रहने के बाद भी जब मैं बाहर आई तो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर मी कि मैं बाहर निकलूंगी और उनके साथ खाना खाऊंगी। एंड आई रियलाइज एट दैट टाइम कि मेरी फैमिली मेरे साथ है और वो भी सफर कर रही है। इससे मुझे थोड़ी बहुत आई वाज लाइक यस यस आई हैव टू सीक हेल्प। तो बहुत फनी चीज ये हुई कि जो हम लोग रेकमेंड नहीं करते बट स्टिल इट हेल्प मी, कि मैंने सुबह को इंटरनेट सर्च की और मैंने लिखा कि आई एम थिंकिंग अबाउट सुसाइड। ऑब्वियसली ये लिखते ही गूगल सर्च पे डिप्रेशन की आ गई सारी चीजें, वेब एमडी वगैरह सब खुल गया और क्विज आना शुरू हो गया। तो आई डिड दैट क्विज और मेरा स्कोर मुझे याद है आज तक 10 आउट ऑफ 10 आया था। एंड उसके आखिर में लिखा हुआ था कि इमीडिएटली सीक हेल्प और डू समथिंग अबाउट इट, और इस तरह करके लिखी हुई थी चीजें। तो मैंने कहा ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस इज डिप्रेशन एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। मुझे पता था कि मैं दोनों पेरेंट्स को एक साथ ये बात नहीं बता सकती कि व्हाट आई एम सफरिंग थ्रू। तो मैंने सोचा कि दोनों को अकेले अकेले बताऊंगी। तो आई रिमेम्बर कि उस दिन मेरे कजन के न्यूबॉर्न बेबी गर्ल का एक इवेंट था जिसमें हम सबको जाना था, पर एज यूजुअल मैंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी। तो मेरी फैमिली वाज ओके क्योंकि मैं ऐसी चीजें करती रहती थी। तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि आई एम सफरिंग थ्रू दिस एंड ऑल। माय मदर वाज लाइक ओके फाइन। और मैंने कहा कि मैं अब्बू को ये बात बताना चाहती हूँ ताकि वो मुझे टैबलेट्स दे दें या कुछ और चीजें दे दें ताकि इट हेल्प मी। मेरी अम्मी ने मुझे जाने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं छोड़ के जा सकती। मैंने कहा नहीं अम्मी, अगर मुझे बताना अगर करना होता मैं आपको बताती ही नहीं, यू शुड लीव। बट शी डिडंट लीव जब तक मेरे अब्बू आए नहीं, वो गई नहीं वहां पे। और मेरे अब्बू आ गए तो मेरी बहन और मेरी अम्मी चली गई, और फिर मेरे अब्बू को मैंने बताया कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड आई वांट यू टू गिव मी सम टैबलेट्स कि मैं रिलैक्स हो जाऊं। सो माय फादर इज अ जीपी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो इन चीजों से सफर करते हैं, पर वो किसी भी किस्म की काउंसलिंग के लिए अग्री नहीं होते हैं, और मुझे मजबूरन उनको टैबलेट्स लिख कर देनी पड़ती हैं। नॉट फॉर यू, हम तुम्हें लेके जाएंगे, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा अपने दोस्त के पास जो साइकेट्रिस्ट है, एंड हम जा रहे हैं। मैंने बस एक मेरे अब्बू को मैंने कहा कि नहीं अब्बू, मुझे नहीं जाना है, आप मुझे दे दें, सबके लिए आसानी होगी। मेरे अब्बू ने कहा नहीं, हम जाएंगे और कल ही जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टूवर्ड्स हीलिंग। और इसमें बहुत सारे दूसरे एक्सपेक्ट्स भी हैं जो मैं आगे बताती जाऊंगी। सो नाउ अलर्ट टू एवरीवन जो म्यूट अनम्यूट कर लें कि मैंने अपनी स्टोरी को रैप अप कर दिया है, जितने भी ट्रिगर्स थे मैंने उसको फिनिश कर दिया है। तो अगर कोई अब ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज ज्वाइन। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रही हूँ। um, हर किस्म की मेंटल हेल्थ सीख करने में लोगों को ऑन एवरेज 10 years लगते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस सिवेरिटी पे मेंटल हेल्थ के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं या उसके लिए हेल्प सीख करना शुरू करते हैं। और ये सिर्फ डिप्रेशन के लिए नहीं है, सारी डिजीजेस के लिए है। दूसरा ये कि मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बैचलर्स में थी तो मेरी टीचर ने बताया था कि 1 in 3 जो पेशेंट्स होते हैं जो जीपी के पास पहुंचते हैं वो एक्चुअली वो मेंटल हेल्थ डिजीजेस से गुजर रहे होते हैं। वो उनको कोई फिजिकल या सोमैटिक कोई डिजीज नहीं होती है, वो एक्चुअली उनकी मेंटल हेल्थ से वो या मेंटल सिकनेस से वो सफर कर रहे होते हैं, तभी वहां पे जाते हैं। तो जब मैंने ये फिगर अपने फादर को बताई जो अगेन जीपी हैं, माय फादर वाज लाइक कि ये फिगर 1 in 2 होनी चाहिए, 1 in 3 नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा हाई रेशो है जिसपे लोगों को ये मसाइल होते हैं और वो उसको फिजिकल फॉर्म में समझते कि हमें फिजिकली कुछ मसला हो रहा है, ये मेंटल हेल्थ इशू नहीं।
डिसेबिलिटी, WHO की तरफ से डिप्रेशन को थर्ड मोस्ट डिसेबल चीज से किया गया है कि दिस इज वन ऑफ द थर्ड थिंग कि वो लोगों को डिसेबल करती हैं। फर्स्ट इज हार्ट डिजीजेस और सेकंड इज डायबिटीज और थर्ड पे आप सोचेंगे डिप्रेशन आ रहा है। एंड डिसेबिलिटी से इसका मुराद ये है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वर्क फोर्स में ले लें तो बिलियंस ऑफ डॉलर का सालाना नुकसान होता है लोगों को, क्योंकि लोग काम पे नहीं जाना चाह रहे होते, अगर काम पे जाना भी चाह रहे होते जिसको प्रेजेंटिज्म कहते हैं, कि वो जाते भी हैं तो वो फुली फोकस नहीं होते हैं। इसमें आगे ये भी है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स खोलें डिप्रेशन के, कि औरतों को मर्दों से ज्यादा डिप्रेशन होता है। विच आई एम लाइक कि अगर हम लोग अगर दोबारा उनको सर्वेस करें तो अक्सर औकात आदमियों में जो एडिक्शन होती है, जो औरतों से ज्यादा होती है आदमियों में एडिक्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। अब मैं किसी रिसर्च को कोट नहीं कर रही, जस्ट मैं पर्सनल बिलीव एन ओपिनियन, तो डोंट होल्ड ऑन टू मी कि मैंने ये कोट किया है इस तरह। बट आई फील कि आदमियों को एडिक्शन के थ्रू वो डिप्रेशन की अलामत दिखाना शुरू करते हैं, और एडिक्शन के बारे में और भी मैं मजीद बात करूंगी आगे। ये कि ऐसा होता है कि ऑनसेट से पहले, डिप्रेशन के ऑनसेट से पहले जिंदगी में पहले ही चीजें उनको एडवर्स लगना शुरू हो जाती है, 6 टाइम्स मोर एडवर्स उनकी जिंदगी में चीजें हो चुकी होती हैं। उसके बाद डिप्रेशन का ऑनसेट होता है, क्योंकि अक्सर ये मिसकंसेप्शन है कि कोई एक इवेंट हुआ होगा उसके बाद डिप्रेशन हुआ होगा, स्टार्ट हुआ होगा, कोई एक बहुत बड़ा अपसेट आया होगा जिंदगी में। ऐसा नहीं है। समटाइम्स बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद कोई एक सिग्निफिकेंट एक इवेंट आता है, उसके बाद डिप्रेशन की अलामत कुछ ज्यादा ही सिवियर हो जाती है। फिजिकल इलनेस, इस चीज पे मैं इसलिए बात करना चाहूंगी क्योंकि पर्सनली जब मेरी डिप्रेशन की एपिसोड्स चल रही थी और मैं हील कर चुकी थी, इत्तेफाकन मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट हुए जिनमें से एक अनीमिया का था और दूसरा विटामिन डी का था। दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंटली कम थे। आई रिमेम्बर कि मेरा विटामिन डी वाज ऑन 5 और मेरा जो एचबी था वो 8 पे था। और अगर हम डिप्रेशन की देखें कि वो किस तरह फिजिकल इलनेस के साथ कोमोर्बिड करता है, जैसे थायराइड हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, एनीमिया और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। तो अगर आपके पास कोई जानने वाला हो जो डिप्रेशन से गुजर रहा हो, या आपका कोई क्लाइंट हो, या आप खुद हो, तो प्लीज मेक श्योर ये आपके दूसरे टेस्ट भी हुए हों, जो आप किसी डॉक्टर से और भी पूछ सकते हैं ऐसे कौन से दूसरी चीजें हैं जिससे डिप्रेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर ये मुझे चीज पहले पता होती कि ओके मेरे साथ ये भी इश्यूज हैं, तो मैं शायद वो डिप्रेशन इतना ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करता, या आई बिलीव वो इतना सिवियर नहीं होता। बट अगेन मैं ये सिर्फ कह सकती हूँ, पर इससे बहुत ज्यादा रिसर्चेस हैं जो ये बताती कि इन सारी चीजों से डिप्रेशन एक तो कोरिलेट भी करता है और उसकी कॉजेशन भी कर सकता है। दूसरा ये कि हमारे मीडिया में तो ये बहुत ज्यादा, जब भी किसी को डिप्रेशन का केस दिखाना हो ना, तो मीडिया में कि वो खिड़की के बाहर देख रहा होगा, बारिश हो रही होगी और बैठा होगा, और खिड़की के बाहर देख रहा होगा और दुखी होगा सिर्फ। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में बहुत सारी चीजें कंबाइंड होती हैं। आई रिमेम्बर कि एक सिर्फ सैडनेस नहीं होती थी, एक बहुत ज्यादा अजीब सी नमनेस भी फील होती थी मुझे, जिसको मैं डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि ये मैं नमनेस की फीलिंग कैसे समझाऊं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेटर ऑन जब मैं बैचलर्स में गई और मैंने समझा कि अच्छा नमनेस भी एक फीलिंग होती है और उसको कैसे समझना होता है, then I was like okay, in hindsight मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरे साथ ये सब कुछ भी होता था। तो सिर्फ सैडनेस इंक्लूडेड नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, गिल्ट, एंजाइटी, सेल्फ लोथिंग, और आगे मैं जो बात करने लगी है वो है इरिटेशन और एंगर की। तो जो अगर आप जर्नल, आप सिम्टम्स देखें, आप किसी भी किताब खोलेंगे या कहीं पे भी आप सर्च करेंगे, तो डिप्रेशन की ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इन सब के बारे में बात करने में मुझे लगता है कि वी ऑलरेडी वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, और हम लोग जो सिग्निफिकेंट दूसरी चीजें हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं, या जो यूनिक फैक्टर्स हैं हम उनकी बात नहीं करते कि ये यूनिक फीचर्स है डिप्रेशन के। तो मैं उसके बारे में इस बारे में बात करना चाहूंगी। इरिटेबिलिटी, um, बहुत ज्यादा एडोलेसेंस, यंग अडल्ट्स और इवन सीनियर सिटीजन्स और रिटायर्ड लोगों में डिप्रेशन डज नॉट
इस सीन के उनका मेन फीचर जो है वो सैडनेस नहीं होगा, वो इरिटेबिलिटी होगी, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। वो छोटी-छोटी डिमांड्स को या छोटी-छोटी बातों को बहुत सेंसिटिविटी से लेंगे कि नहीं आप तो हमारे बारे में ऐसे ही सोचते हैं वगैरह। तो जो लोग सैडनेस शो करते हैं आई थिंक उनको जल्दी हेल्प मिल जाती है। जो लोग एंगर शो करते हैं उनको हेल्प मिलने में कि हाँ ये डिप्रेशन के एक साइन हो सकते हैं, उसमें टाइम लगता है। अक्सर हम लोग ये भी बात करते हैं कि डिप्रेशन में स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो जिसको मैंने लिखा हुआ है वेकिंग अर्ली एंड डिप्रेसिव थिंकिंग। अक्सर ये होता है तो एक तो स्लीप इनिशिएट करने में टाइम लगता है, स्लीप को मेंटेन करने में मुश्किल होती है। दूसरा ये कि वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बेतुके टाइमों पे भी सो रहे होते हैं कि भाई अगर रात में सोना है तो दिन में भी सो रहे होंगे, और अगर वो सो के उठते भी हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं कर रहे होते। और अक्सर ये देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो रातों को जाग रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं पास्ट के बारे में, उसके बारे में रिग्रेट हो रहा होता है और सेल्फ ब्लेम कर रहे होते हैं अपने आप को, और फ्यूचर के बारे में बहुत ही ब्लीक तरीके से वो सोच रहे होते हैं और देख रहे होते हैं उसको। दूसरी चीज जो नोट की गई है कि डिप्रेशन जो है वो सुबह में सबसे ज्यादा वर्स्ट होता है। अब जो दूसरा मिसकंसेप्शन है डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा उसको हर वक्त ही ऐसा महसूस हो रहा होगा, पर अगर हम देखा जाए डिप्रेशन मोस्ट ऑफ द डेज मोस्ट ऑफ द टाइम महसूस हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं बेहतर महसूस करना शुरू नहीं होंगे या उनको कोई चीज वो मुस्कुराएंगे नहीं या कोई और चीज उनको बेहतर फील नहीं कराएगी या वो कहीं पे इंक्लूड नहीं हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं बेहतर भी दिन में महसूस करते हैं। तो एक साइकिल भी चल रहा होता है। तो अक्सर जब हम लोग डिप्रेशन के केसेस देखते हैं कि हाँ बीच में उनके उनके घर वाले बोलते हैं हाँ कभी कभी ये सही भी हो जाता है, दैट्स ओके, वो पार्ट ऑफ डिप्रेशन ही है। तो कभी कभी वो सही महसूस करना भी शुरू कर देते हैं कि हर वक्त ही वो डिप्रेशन में नहीं होते। इट्स अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द डेज। अक्सर वो जो बताएंगे कि हमें डिप्रेशन, जैसे मैंने कहा कि मुझे नमनेस की फीलिंग समझ में नहीं आती थी कि मैं कैसे किसी को डिस्क्राइब करूं, एंड माइंड यू मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास, फिर बैचलर्स में एक थेरेपिस्ट के पास और फिर एमफिल में एक दूसरे थेरेपिस्ट के पास भी गई हूँ। तो मुझे नमनेस को डिस्क्राइब करने में बहुत टाइम लगा कि वो फीलिंग क्या होती है। उसी तरह लोगों को भी अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने में टाइम लगता है। वो डिप्रेशन को तो पता भी बहुत सारे लोगों को नहीं होता कि वो एक्चुअल में डिप्रेशन महसूस कर रहे होते हैं। तो दूसरे तरीकों से बता रहे होते हैं कि भाई मुझे दिल पे बहुत बोझ महसूस होता है, मुझे गर्मी सी फील होती है और ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पे बहुत ज्यादा बोझ है, या मुझे कोई चीज पीछे की तरफ धकेल रही है, या मुझे कोई बहुत वजनी चीज पीछे से ऐसा लग रहा होता है कि मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये अपनी इमोशनल सफरिंग इस तरह बताते हैं। अगेन जो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि कोई एक इवेंट आता है उसके बाद डिप्रेशन महसूस होता है। बहुत सारे इवेंट्स गुजर जाते हैं, उसके बाद कोई एक ऐसी चीज शायद आ जाए, उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ ये एक ट्रिगर था, ये उसके बाद डिप्रेशन ऑनसेट इसका हो गया। तो उसको एज अ लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक कैमल्स बैक या लास्ट नेल इन द कॉफिन की तरह भी हम बता सकते हैं कि ये इस तरह डिप्रेशन, अगर हम केस हिस्ट्री लें तो इस तरह भी हम इसको करते हैं कि हाँ ये एक ट्रिगर इवेंट था, उसके बाद देयर वाज अ मेजर ऑनसेट। एक जो चीज नहीं लिखी जाती है बहुत सारी जगहों पे डिप्रेशन में, कि डिप्रेशन के अगर हम सिम्टम्स या फीचर्स में, कि लैक ऑफ आई कांटेक्ट, ये चीज नहीं लिखी जाती क्योंकि अक्सर औकात सोशल एंजाइटी भी मिक्स होती है डिप्रेशन के, कि बस लोगों को नजर ना आ जाए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। तो लैक ऑफ आई कांटेक्ट होता है, फिजिकली अपीयरेंस में उनके शोल्डर्स ड्रूप होते हैं, उनके एक्सप्रेशन बहुत ही सॉम्बर किस्म के होते हैं। तो एक ये वाली जो चीजें हैं फिजिकल अपीयरेंस और एक्सप्रेशन की, वो नहीं लिखी जाती हैं जब हम डिप्रेशन के सिम्टम्स पढ़ते हैं। तो मेक श्योर अगर ये वाले सिम्टम्स भी हों तो डिप्रेशन का साइन होते हैं। बहुत सारी पर्सनालिटीज को भी लिंक किया जाता है डिप्रेशन से। जैसे अगर बिग फाइव में देखा जाए, न्यूरोटिसिज्म को बहुत ज्यादा डिप्रेशन के साथ लिंक किया जाता है कि हाँ इस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा जो है वो है परफेक्शनिज्म, वो भी बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है डिप्रेशन से। दूसरा है कि एक स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ अप्रूवल लोगों से चाहिए होती है,
आफ्टर मतलब कि भाई कोई भी चीज़ मैं करूँ कि अप्रूवल लोगों का मिल जाए। और अगर वो ऐसी पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं तो उनको ज़्यादा का होता है कि वो एडवर्स इवेंट के बाद इंक्रीज़ रिस्क होता है कि वो डिप्रेशन उनको हो सकता है ऑनसेट। दूसरा ये कि अगेन नॉट ऑल द टाइम, हर वक़्त नहीं होता, मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। एडिक्शन, जैसे मैंने कहा कि एडिक्शन बहुत ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन और उसमें कन्फ्यूज़ कर देती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारे दूसरे ड्रग्स। पहले कुछ तो ऐसा भी होता है, 2 केसेस होते हैं। डिप्रेशन में लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि भाई मुझे इमोशनल पेन हुआ, मैं इमोशनली सफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये एडिक्शन स्टार्ट की और एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ प्लेज़र मुझे मिलना शुरू हुआ। काफ़ी हद तक ये भी होता है कि लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं और वो उनको प्रोन करता है डिप्रेशन की तरफ। और एडिक्शन में सब आता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इंटरनेट गेमिंग। एडोलेसेंस में आपको मे बी ड्रग्स ना मिले, आपको स्मोकिंग ना मिले, बट आपको इंटरनेट गेमिंग और जो बहुत सारे वीडियो गेमिंग्स जो खेलते हैं उनके थ्रू आपको फील हो सकता है कि मे बी दिस इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन रादर देन जस्ट एज एन एडिक्शन। पेशेंट्स अक्सर जानना चाहेंगे कि उनके साथ ये क्यों हुआ और ये क्या हो रहा है। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल डिप्रेशन इज़ अ मेडिकल कंडीशन जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और उसको अपने आप को बहुत गिल्ट देते हैं कि मैंने मेरी अपनी तरफ से हो रहा है कि मैं कुछ एफर्ट नहीं कर रहा। ना सिर्फ उनको समझाना ज़रूरी है बल्कि उनकी फैमिली, उनको लव वंस, उनके फ्रेंड्स को समझाना ज़रूरी है कि डिप्रेशन है जो उनके हाथ में नहीं है और इसके लिए उनको एट अ फॉल्ट नहीं रखा जा सकता। दूसरा वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मैं इसे रिकवर कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। हम उनको बताएँगे कि हाँ, ये इतने नंबर ऑफ रिकवरी होती है। हाँ, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, पर इतनी ज़्यादा रिकवरी भी हो सकती है। हाँ, वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में बहुत कुछ है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को डिप्रेशन में होते हैं, तो वो डिप्रेशन को अगर समझ भी जाता है कि हाँ, मुझे डिप्रेशन है, पर वो फिर वो कहेंगे कि फिर मेरी कंसंट्रेशन बहुत लो है, बहुत पुअर है, मुझे लैक ऑफ मोटिवेशन है, मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, कोई चीज़ करने का दिल नहीं करता है। वो इसको एज़ अ डिफरेंट फीचर्स लेंगे कि हाँ, ये मेरी प्रेज़ेंटिंग अपने ये भी है, ये भी है, ये भी है। उनको समझाना और उनकी फैमिली वालों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये सब डिप्रेशन का पार्ट ही है। और जैसे-जैसे डिप्रेशन बेहतर होता जाएगा, वैसे ही ये सिम्पटम्स भी बेहतर होने लगेंगे। अगर मैं हेल्प की बात करती हूँ कि आप किस तरह हेल्प कर सकते हो, आपके अगर आप खुद डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, मैं नो डाउट काउंसलर्स को इस वक़्त फ़ोकस कर रही हूँ, बट इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इनिशियल सेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फ़ोकस करोगे कि अच्छा आपकी ज़िंदगी में क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आए, तो मे बी वो इनिशियल सेशंस में वो क्लाइंट में होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, सेल्फ ब्लेम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे। तो ट्राई टू अवॉइड कि हम लोग इनिशियल सेशंस में इसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करें। हाँ, एक बेसलाइन आपके अगर अगर आपके पास केस हिस्ट्री आ गई है, मूव अहेड, आप उसके बारे में आगे बाद में बात कर सकते हैं, और इनिशियल सेशंस में उसको एक हद तक ही बात करें। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स, काउंसलर्स और इवन लव वंस एम्पैथी के चक्कर में क्लाइंट की जो डिस्टॉर्टेड व्यूज हैं कि हाँ, मेरी जिंदगी में ये सब नेगेटिव नेगेटिव ये हुआ, सब अग्री करना शुरू हो जाएंगे। इससे होता ये है कि एक तो डिप्रेशन के पेशेंट के साथ जो लाइफ इवेंट्स को देखते हैं उसको बहुत अनरियलिस्टिकली नेगेटिव व्यू से देखते हैं। तो 100% उसके साथ अग्री करना शायद इतना अच्छा नहीं है। उनको ये समझाना आगे जाके कि ये जो आप जिस तरीके से इस इवेंट्स को देख रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी में मेबी ये इवेंट्स आ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सारे लोग ही इस तरह सोचते हैं? आप इस तरह उसको चैलेंज कर सकते हैं और आपको चैलेंज करना चाहिए। 100% एग्रीमेंट
इज नॉट राइट, क्योंकि मे बी वो एडवर्स इवेंट्स दूसरों के साथ भी हुए हैं तो उन्होंने इसको इस तरह नहीं लिया हो। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट वो उससे ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस उन्होंने खुद अपने आप पे इम्पोज किए होते हैं, जैसे वो ओवरवर्क होते हैं या वो ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं, सोशल रिलेशनशिप में होते हैं जो उनके लिए टॉक्सिक हो। तो हम इनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस करें ताकि आप डिप्रेशन से रिलीफ हासिल कर सकें। दूसरा ये कि अक्सर औकात जब उनको क्लाइंट्स को समझ में आ जाता है कि उनको डिप्रेशन है, तो जैसे एंग्जाइटी के बारे में भी एंग्जाइटी होती है, उसी तरह डिप्रेशन के बारे में भी डिप्रेशन होता है कि अच्छा ये मेरे साथ ही होना था, देखो मैं अपनी जिंदगी में ये भी कंट्रोल नहीं कर सकती, और डिप्रेशन मुझे ही होना था। दूसरों के साथ भी बुरा होता है बट वो तो इतना नहीं लेते अपने सर के ऊपर, मैंने ही लिया और मैंने अपनी जिंदगी खराब की, मैंने अपने आप को ही बर्बाद किया और अपना टाइम जाया किया। तो अक्सर औकात वो डिप्रेशन के बारे में भी डिप्रेशन ले रहे होते हैं और अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, जो वर्थलेस हैं और यूजलेस हैं और लेजी हैं। तो इस बारे में भी आपको ख्याल रखना होगा कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी इंक्लूड करेंगे कि मेरे साथ ही क्यों होता है और मैं ही क्यों किया। अगर हम देखा जाए तो डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर में इंक्लूड किया जाता है, विच इज फाइन क्योंकि डिप्रेस्ड स्टेट मूड का एक पार्ट है। पर अक्सर औकात डिप्रेशन का आगाज नेगेटिव थिंकिंग के साथ स्टार्ट होता है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि मूड पहले आता है, प्राइमरी वो है, और थिंकिंग बाद में है, सेकेंडरी है। और बैक की तरह और मेरी तरह आई ऑल्सो बिलीव कि नेगेटिव थिंकिंग पहले शुरू हो जाती है, मूड और बिहेवियर बाद में इम्पैक्ट देते हैं। तो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को भी एनालॉजी देती हूँ कि आप सोचें आपके आगे सूप था और बहुत गरम गरम है, आपने जैसे चम्मच उठाया और गरम गरम सूप पी लिया, उससे होगा क्या, आपकी जबान जल सकती है, आप उसको एंजॉय नहीं करोगे। सेम वेज आप उसको कैसे सही कर सकते हो, आपने टाइम लिया, आपने चम्मच उठाया, उसको आपने थोड़ा इधर टेम्परेचर को चेंज होने दिया, फिर उसको कंज्यूम किया, तो आप हर्ट भी नहीं हो गए और आपने उसको एंजॉय भी किया। सेम वेज आप ये कर सकते हो कि अगर अपनी थिंकिंग पे गौर करो, आप अगर नेगेटिव थिंकिंग के साथ, हम लोग क्योंकि अक्सर कॉग्निटिव मॉडल के साथ ही क्लाइंट्स को डील करते हैं, अगर हम अपनी थिंकिंग को लिखते हुए चले मूड की तरफ और डिप्रेशन की तरफ, बिहेवियर की तरफ, आपकी थिंकिंग नेगेटिव हुई, आपका मूड नेगेटिव हुआ और फिर आपका बिहेवियर नेगेटिव हुआ। तो पहले अपने नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करें, फिर आपका मूड सही होगा और आपका बिहेवियर सही होगा। तो उसके लिए आपको नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करके पॉजिटिव थिंकिंग पे लेके आना होगा, जैसे हम सूप का टेम्परेचर चेंज करके फिर उसे कंज्यूम करते हैं। और अक्सर उसमें भी वो अपने आप पे ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे कि अपने आप को वो बोलना शुरू हो जाएंगे, हाँ सिर्फ तुम ही नेगेटिव सोचती रहती हो और तो कोई इस तरह नहीं सोचता। तो उनको ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि अक्सर लोगों को पहले इनिशियली जो थॉट आती है वो नेगेटिव ही आती है। बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके फर्स्ट इनिशियल थॉट ही पॉजिटिव होती है। तो वो उसमें अपने आप को ब्लेम ना करें कि उनकी नेगेटिव थॉट इतनी प्रेवेलेंट क्यों है। ये अक्सर लोगों के साथ नेगेटिव थॉट्स साथ होती हैं, फिर वो उसको चेंज करते हैं। और नेगेटिव थॉट्स एक किस्म का एक इंटरनल डायलॉग होता है। जैसे मैं अक्सर लोगों को समझाती हूँ कि ड्रामा में जैसे कैरेक्टर्स के पीछे बैकग्राउंड वॉइस चल रही होती है ना, वो एक किस्म का एक इंटरनल डायलॉग होता है, वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप ब्ला 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 करो, जैसे मैंने इस पिक्चर में भी दिखाया है कि ब्ला 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 करो और उसको एक तरीके से स्टॉप करो और उसको चेंज करो। मैंने एक बार अपनी 10 ईयर क्लाइंट को इस तरह समझाया था, और मैंने एक दूसरा सेशन भी लिया था बच्चों के साथ, तो मैंने उनको एक दूसरे तरीके से समझाया था कि आप नेगेटिव थिंकिंग को कैसे चैलेंज कर सकते हो। मैंने उनको समझाया था कि भाई रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। रेड लाइट पे आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, आप उनको कहोगे स्टॉप, आप नेगेटिव थिंकिंग को कह रहे हो स्टॉप। फिर आपने येलो लाइट पे क्या किया, आपने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज किया और उसको चेंज किया। अगर कोई अडल्ट क्लाइंट है तो हम उसको ये भी समझाएंगे कि आप विद एविडेंस उसको चेंज कर सकते हो। अगर चाइल्ड क्लाइंट है तो हम उनको ये समझाएंगे कि हाँ आपने उसको चेंज किया टुवर्ड्स पॉजिटिव। और फिर
ग्रीन लाइट पे आपने उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गो अहेड किया, उसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे चलते रहे। बेक ने एक और भी चीज जो कॉग्निशन का समझाया है कि वो आपके डिसफंक्शन बिलीफ और स्कीमास की वजह से वो प्री डिस्पोज करते हैं आपको डिप्रेशन की तरफ, और वो प्रिसीड करते हैं, मतलब वो प्राइमरी होते हैं और फिर आपको डिप्रेशन होता है। तो इसमें बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, जिस तरह मैंने आगे लिखा हुआ है, आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, ओवर जनरलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। उसके बहुत ज्यादा आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो कि आपको अगर समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर थॉट है तो उसको चैलेंज करते हुए आगे चल सकते हो। अच्छा, इसमें सिर्फ काउंसलर्स के लिए हेल्प नहीं है, इसमें जो भी अगर आपका लव वन है या आप खुद भी हो तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि इनिशियल सेशंस में आप प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कम से कम करें। तो उस दौरान फिर हम क्या करें? उस दौरान हम एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज, दूसरी किस्म की एक्टिविटीज को हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो एडुकेटली उस उनके दिनों को ऑक्यूपाई करें, और उनको पुश नहीं करना एक्टिविटीज में। प्लानिंग एक्टिविटीज के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो वो इनडिसाइसिव होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। और दूसरा ये कि जब उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये वो एक्टिविटी कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए वो आसानी हो जाती है कि हाँ ये एक्टिविटीज हैं, लिखी हुई हैं, उसको हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब वो एक्टिविटीज आप स्टार्ट करेंगे, तो उससे ये होगा कि ऑब्वियसली एक्टिविटी से उनकी जो मूड है वो एलिवेट होता जाएगा। दूसरा ये कि आपके पास एक एविडेंस आ जाएगा जो आप प्रेजेंट कर सकते हो, देखो ये तुमने एक्टिविटी की, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होना शुरू हुआ। और शुरू में अपनी थिंकिंग के ऊपर बात करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वर्बली आप उस स्टेट में नहीं होते हो कि आप अपनी थिंकिंग को चैलेंज कर सको। तो जब हम एक्टिविटी को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसकी नौबत नहीं आती है कि वो अपनी थिंकिंग को चेंज करना स्टार्ट करें। वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो उसके बाद एज एविडेंस हम यूज कर सकते हैं कि हाँ डिप्रेशन में इस तरह चेंजेस आ सकती हैं। ऐसा मुमकिन भी है कि जो प्रीवियसली जो एंजॉयबल एक्टिविटीज हों, वो डिप्रेशन की वजह से नहीं, बट वैसे ही वो इतनी प्लेजरेबल ना हो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आपके क्लाइंट को क्या अब प्लेजरेबल लगता है और क्या नहीं लगता। अगर मैंने बात की कि उनके लिए प्लान बना दें आप लोग, तो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिल जाती है। तो वो प्लान्स अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी कोई एक चीज़ रखते कि ये नॉवल आपको कंप्लीट करनी है। नहीं, आप 15 मिनट के लिए इस बुक को पढ़ें, और इफ यू फील बेटर हम इसके बारे में और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अक्सर औकात क्लाइंट्स कहेंगे कि मैं तो डिजर्व नहीं करता, मैं कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी क्यों डिजर्व करूं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, और अच्छा अगर करूं भी तो ये चीज करूं जो मुझे इतनी हेल्पफुल ना लगे। ना उनको समझाएंगे कि क्यों नहीं, अगर आपने दिन में कुछ भी नहीं किया हो और एटलीस्ट ये चीज कर ली हो, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आपने ये चीज एटलीस्ट की, अपने लिए प्लेजरेबल कोई चीज कर ली। दूसरा ये कि हम उनको एक अचीवमेंट रेटिंग और प्लेजर रेटिंग पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अचीवमेंट रेटिंग ये हो सकती है कि हम उनको समझाएं कि उनको लगेगा कि नहीं वो ज्यादा अचीव नहीं कर रहे, तो हमको ये समझाएं, आप कंपेयर करें दो लोगों को। एक वो बंदा जिसके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो, उसके लिए वो एग्जाम वो सब्जेक्ट का दे रहा हो तो वो आसान हो, और किसी के लिए वो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल हो और वो अगर वो एग्जाम दे, तो इन दोनों शख्स में से अचीवमेंट ज्यादा है, वो जिसके लिए वो आसान था या वो जिसके लिए वो मुश्किल था। ऑब्वियसली आंसर आंसर इज कि सेकंड वाला, क्योंकि उसके लिए ज्यादा मुश्किल था काम करना, इसलिए उसकी अचीवमेंट हायर हुई। या आप दूसरी एग्जांपल भी दे सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जिसको सुबह को उठ को बहुत एनर्जेटिक हो और वो बहुत मजे में हो कि हाँ मैं काम पे जाना है या स्कूल जाना है, उसके लिए सुबह को उठना आसान होगा, या उस शख्स के लिए जो वो इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, और उसको कोई इतना इतना कोई इसका टीडियस सा कोई काम है और उसको वो जाके करना है,
उसके लिए ज़्यादा सुबह को उठना आसान होगा या वो जिसके लिए वो सब कुछ बहुत अच्छा फ़ील करने वाला हो? तो ऑब्वियसली सेकंड आंसर इज़ द राइट वन, उसके लिए ज़्यादा वो अचीवमेंट होगी। अच्छा, जब वो हम प्लेज़र रेटिंग कराते हैं उससे वो कहते हैं नहीं हमें इतना मज़ा नहीं आया, तो वो कहेंगे हाँ, वो इतना मज़ा नहीं आया तो फिर इसको करने का फ़ायदा ही नहीं है। हम उनको समझाएँगे नहीं, एटलीस्ट 0 से कुछ तो उनको बेहतर महसूस हुआ, कुछ तो उन्होंने बेहतर एट टाइम्स उस चीज़ को करते हुए बेहतर महसूस किया। हाँ, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना इम्पोर्टेंट है। अब मैंने दोबारा अपनी जब स्टोरी मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने उसमें इस सब्जेक्ट को मैंने इसके बारे में बात की थी। और डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड में जाते हैं एंड इट्स नॉट अ हिडन थिंग। इस चीज़ के बारे में बात करना मीडिया बहुत अजीब तरीके से बात करता है और जो हमें पिक्चर्स प्रेज़ेंट की जाती हैं दैट आर नॉट हेल्पफुल, लोगों को नहीं समझ में आता कि हम इसके बारे में किस तरह तो कोई और सुसाइडल महसूस कर रहा है तो उसको कैसे अप्रोच करें इस टॉपिक को या हम खुद महसूस करें तो खुद कैसे इसको हैंडल करें या काउंसलर्स कैसे हैंडल करें। और बहुत सारी नेगेटिव एसोसिएशन भी सुसाइड के साथ दी जाती है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। अगर हम उनकी रीजंस पे जाएं तो सबसे पहले तो एक्सट्रीम होपलेसनेस उनको फील होती है कि कुछ भी फायदा नहीं है और ये जो सफरिंग है उसका सिर्फ यही एक नतीजा है या एक ही इलाज है कि बस जिंदगी खत्म हो जाए या वो किसी और को बर्डन में से निकालना चाह रहे हो कि हाँ मेरी गलती की वजह से सब सफर कर रहे हैं, लेस एंड माय थिंग। जैसे अक्सर जापान में हम लोग पढ़ते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ अगर वो कंपनीज किसी तरह वो क्रैश कर जाती हैं या कोई ऐसा इकोनॉमिकल डिसीजन होता है जिससे कंपनी को नुकसान हुआ होता है, दे एंड अप किलिंग देमसेल्फ जस्ट बिकॉज कि उनको फील होता है कि दे आर द वन टू ब्लेम एंड दे शुड, जैसे उनका इसका सबसे बेहतरीन ये इलाज है कि वो अपने आप को मार दें। इट इज ऑल्सो अ क्राई फॉर हेल्प। हाँ, उनको एक काइंड ऑफ अटेंशन की जरूरत होती है विच इज नॉट अ बैड। हाँ, उनको अटेंशन वो डिजर्व भी करते हैं। और अक्सर औकात लोग इतने निग्लेक्टेड होते हैं कि उनके पास और कोई तरीका नहीं होता है अपनी तरफ अटेंशन वापस देने का। तो हाँ, अब सुसाइड को हम इस तरह ले सके कि इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। अक्सर इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता बट कभी कभी सुसाइड को रिवेंज की तरह भी यूज किया जाता है। हाँ, एक बार मैं चला जाऊं उसके बाद उनको पता चलेगा कि मेरी क्या वर्थ थी, क्या मेरे बगैर वो कैसा जिंदगी गुजारते हैं। अगर आपके पास वो सेशन में आएंगे या आप खुद इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो किसी से तो आपके लिए आसान नहीं होगा कि आप ये बोलें कि मैंने एज ए रिवेंज इसको सुसाइड को लिया था और इसको करने की कोशिश की थी और मैं किसी और को दिखाना चाहता था। अक्सर वो ये इस तरह स्टेट करेंगे कि हाँ, मैं सफ़र कर रहा था इसीलिए मैंने किया। कभी-कभी ये भी हो सकता है कि इन सब रीज़न्स का मिक्सचर भी हो सकता है व्हिच इज़ क्वाइट नॉर्मल। आपको एज़ अ काउंसलर आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप काउंसलर नहीं है तो आप इस टॉपिक की तरफ ना जाएँ, पर अगर आप काउंसलर हैं तो हाँ, आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रोब कर सकते हैं कि क्या ऐसा उनका मोटिव था जिसकी वज़ह से वो इसकी तरफ उतरे। हिस्ट्री अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो मतलब इसका ये था कि ऐसा नहीं है कि कोई सुबह को उठ के सोचा हो किसी ने कि हाँ मैंने सुसाइड करनी है। सुसाइड की हिस्ट्री प्रेजेंट होती है, ऑलवेज हिंट्स होती हैं, डायरेक्ट हिंट्स भी होती हैं, इनडायरेक्ट हिंट्स भी होती हैं। डायरेक्ट हिंट्स में शुमार हो सकता है कि वो अपनी चीजों को सही करना शुरू कर देते हैं, विल लिखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को ऐसा आपको लगे कि वो समेटना शुरू हो गए हैं जिंदगी में। इनडायरेक्ट हिंट्स क्या हो सकती हैं कि वो कहें कि बस अब कोई फायदा नहीं है, बस इस चीज सब कुछ खत्म करना है मुझे और अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बातें आपके लिए सटल इनडायरेक्ट हिंट्स हो सकती हैं। अगर किसी ने अब प्लान बना लिया है, किसी ने वक्त सोच लिया, मेथड सोच लिया है, जगह सोच ली है या उनका इंटेंट कैसा है, ये एक रियल थ्रेट है। इमीडिएटली अगर आपको किसी को महसूस होता है कि वो इस हद तक पहुंच चुके हैं, आपने मेडिकल हेल्प या आपने साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करनी है इमीडिएटली विदाउट फेल। अगर कोई बहुत लो इंटेंट ऑफ सुसाइड भी रखता है, वो भी लीथल है और उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। जैसे एक बार मेरी क्लाइंट ने मुझे
बिटवीन द सेशन सिर्फ मैसेज किया था कि मैं गूगल पे सर्च करी थी कि सुसाइड के कौन से तरीके होते हैं, और वो मैसेज करने के बाद आई वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट हर, और वो मुझे मिल नहीं रहे, मतलब कि उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, वो किसी और काम घर के काम में मसरूफ हो गई। एंड आई वाज इन पैनिक कि मुझे लगा कि दिस इज द थिंग और ये होने वाला है, एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल द वेज कि मैं किस तरह इसको डील कर सकती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई कुड रीच हर इन टाइम, और मैंने कोई दूसरा फर्दर स्टेप नहीं लिया था। उससे पहले मैं उस क्लाइंट को इस तरीके से नहीं देख रही थी कि वो सुसाइड थ्रेट पे है। तो उस बात के बाद, उस मैसेज के बाद आई वाज लाइक टिल द एंड ऑफ सेशंस आई वाज लाइक नहीं, सुसाइड थ्रेट को हर वक्त फोकस में रखना है। अच्छा, लोगों को सुसाइड के बारे में बात करने में बहुत डर लगता है। इवन अगर मैं अपनी फैमिली में भी बात करती हूँ आफ्टर ऑल दिस इयर्स, मैंने ऐसे जब अगर एक दो बार ऐसे बात कर ली कि हाँ मैंने भी सुसाइड की तरफ में पहुंच गई थी और इस तरह हुआ, तो मेरी फैमिली के वो चुप हो जाते हैं वो लोग, और उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। हम बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली, मेरे लिए भी अब तक बहुत मुश्किल रहा है बात करना। और आई रिमेम्बर कि किस तरह मुझे स्ट्रेंथ मिली थी, और हम लोग फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स में थे, तो ऐसी चीजों के बारे में हम लोग मानते भी नहीं थे कि ओ हम ये इससे सफर करें वगैरह। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम हम लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना आसानी हो गई थी, पर लोगों को मुश्किल लगता है। इट्स ओके, नॉट योर फॉल्ट। पर से घबराए नहीं, सुसाइड के बारे में बात करना इसका इम्पोर्टेंस ये है, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि मेरी एक दोस्त मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर या साइकाट्रिस्ट के पास गई थी, तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला था कि अच्छा ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। तो मेरी बात करने से दूसरे लोगों को हेल्प मिल सकती है। पर हम सुसाइड को किस तरह बात करें ये भी इम्पोर्टेंट है। हम सुसाइड के बारे में बात ना करें, अगर आप काउंसलर नहीं हैं तो सुसाइड के बारे में बात ना करें, जो सुसाइडल पर्सन है उससे बात करें। मेक श्योर कि वो अंडरस्टैंड करे कि आप उसके लिए हैं, आप उसको सुन रहे हैं, आप उसकी बात को समझ रहे हैं, वो अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। कभी कभी, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट कभी कभी लोगों की जगह को तब्दील करना, उनके आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करना भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे अगर कोई आपको लगता है कि कोई सुसाइडल पेशेंट है और वो अपने घर पे है और उसको फीलिंग्स बार बार लिंकर ऑन करती हैं, आप उसको अपने घर के पास लेके आ जाए, या आप उसको कहीं ऐसी जगह भेज दें जो आपको फील होता है कि उसमें उसको कम महसूस होगा। अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप मेरी स्टोरी के पास वापस जाएंगे, तो जब मैं सब कुछ प्लानिंग कर रही थी और मैं नहीं कर सकी थी, तो उसकी रीजन ये है कि मुझे आइसोलेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा था। डोंट लीव देम। अगर वो लो इंटेंट ऑफ सुसाइड पे भी हैं, डोंट लीव देम अलोन। खतरा तब भी हो सकता है। सो इट्स नॉट जस्ट कि आप लीथल वेपन्स को छुपा दें और ये सब चीजें कर लें। आप हमेशा इमरजेंसी कहीं ना कहीं रखें कि हाँ ये इमरजेंसी हो सकती है, आप उसके साथ रहें या किसी और को उसके साथ रखें। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक, किसी को और को डिप्रेशन हो तो आप उसको किस तरह हेल्प कर सकते हैं। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ वो उसकी गलती है, अगर आप डिप्रेशन खुद भी सफर करें आपकी गलती नहीं है, और आपके आसपास कोई सफर कर रहा है तो आपकी भी गलती नहीं है कि वो कोई और डिप्रेशन में है। स्पेशली पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इस लोगों को बहुत लगता है कि या मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती हो गई मुझसे कि वो इस तरह महसूस कर रहा है। नो, ये किसी की भी गलती नहीं है। हाँ, हम कुछ चीजों की तरफ प्री डिस्पोज्ड होते हैं, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, किसी की गलती नहीं है। ठीक है, बेस लाइन ये बात। ट्रीट इट एज कोल्ड। कोल्ड मैंने लिखा है, पर अगर आप उसको कोविड की तरह ट्रीट करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी को कोविड हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उनको आप चीजें ला के देते हैं कि अच्छा खाना, हेल्दी सूप्स वगैरह ऐसी चीजें लेके आते हैं, बट एक डिस्टेंस रखते हैं। डिस्टेंस अक्सर रखने से मुराद ये है कि अ, आप जब वो उनकी बातें सुनते हैं
तो फिर आपको लगता है कि यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, तो आप भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। इट्स बेटर कि आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट करना स्टार्ट करें कि नहीं, मुझे इसमें से ना मैं अपने आप की हेल्प कर सकूँगा, ना मैं उस बंदे की हेल्प कर सकूँगा। तो बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप मे बी उनके सेफ पर्सन ना हो, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस रखें। अक्सर औक़ात कुछ लोग खुद ट्रिगर होते हैं किसी डिप्रेसिव बंदे की, नॉट एट अ फॉल्ट ऑफ यू, बट वो उनको लग रहा होता है कि यार इसकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, इसको क्या मेरी बात समझ में आएगी, और इस चीज़ से वो ट्रिगर फ़ील करते हैं। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें कि हाँ, आप ट्रिगर हो सकते हैं, आपके लिए वो ट्रिगर हो सकता है, आप उनका ट्रिगर हो सकते हैं, सॉरी। स्टोरीज़ हेल्प। अक्सर हमने जो अपने आप के साथ डिससर्विस की हुई है, वो ये की हुई है कि हम स्टोरीज़ शेयर नहीं करते कि हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी ये सब कुछ महसूस किया था। एडवाइस ना दें कि आपने आगे क्या किया और आपने योगा किया या मेडिटेशन की, तो फिर आप बेहतर महसूस करना शुरू हो गए। अगर वो आपसे पूछें कि आपने क्या किया था, तब आप उनको बताएँ कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें की थी, उसके बाद आई फेल्ट बेटर। बट पर्सनली आप उनको स्टोरीज़ बता सकते हैं कि हाँ, मैंने भी ज़िंदगी में मैं ऐसा महसूस किया था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दूसरा ये कि हमारी रिलिजन में बहुत ऐसी स्टोरीज़ हैं, अगर हम इनको यूज़ करें, तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। जैसे कि मैं हुज़ूर पाक की से एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक साल उनका ऐसा था, वो ग्रीफ़ का साल था, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें फ़ील की और वो लो उन्होंने फ़ील किया। और अगर हम उन स्टोरीज़ को याद रखें कि हाँ, सबके साथ ही होता है। एक ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हेल्प नहीं कर सकते अक्सर। तो ये स्टोरीज़ बहुत हेल्प करती हैं। दूसरा टाइम लगता है। डिप्रेशन मैंने जैसे कहा कि वंस ना ऐसा नहीं कि ब्लू मून के उठ के आ गया और आपको फ़ील होना शुरू है। टाइम लगता है चीज़ों में, तो उसको हील करने में भी टाइम लगेगा। मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छी मुझे बात कही तो उसको पता नहीं था, उसको पता भी नहीं था उसने कितनी मेजर मेरे लिए बात की, कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए आपको 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट हीलिंग इज़। आपको हील करने में टाइम लगता है एंड दैट इज़ ओके। आपको पेशेंस रखना होगा, आपके लव्ड वन के लिए भी और अपने लिए भी। दूसरा ये कि अगर आपको हेल्प करनी है, आप इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। जैसे कि आप उनको थेरेपिस्ट से कनेक्ट कर दें, आप उनको गाइड करें कि हाँ, जो तुम महसूस कर रहे हो मे बी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अपनी नीड्स को समझाने के लिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं। जैसे कि नहीं, मुझे तुम्हारी वज़ह से मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। इससे वजह आप ये कहें कि मुझे तुम्हें देखते हुए इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें ज़्यादा कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी इन हालात में। दूसरा, अगर आप एक फ्रेंड हैं, तो आपको है कि आपके साथ कोई क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा, वो आपको क्यों जवाब नहीं दे रहे मैसेजेस का। आप इनको लो थ्रेट, लो एनर्जी, लो स्ट्रेस वाली चीज़ों में भी डाल सकते हैं। जैसे आप मैसेज करें कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ मूवी देखने, जो बहुत ही एक लो स्ट्रेस चीज़ हो सकती है उनके लिए। या आप उनको इनवाइट करें कि हाँ, हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, हम बाहर कहीं खाना-वाना नहीं खाने जाते हैं, हम लोग बस एक मिलके और बातचीत कर लेते हैं। और जैसे मैंने दोबारा बताया कि आप अपनी नीड्स को एड्रेस कर सकते हैं, बट आपको लेटर ऑन करें। टाइम दें कि इनिशियली वो चीज़ें सही होना स्टार्ट हो, वो रिकवर करना शुरू हो जाए, उसके बाद आप अपनी नीड्स को एड्रेस करना शुरू करें। एंड आगे ये कि अगर मैंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी तो मुझे ये था कि मैं ये ज़रूर इंक्लूड करूँगी कि मैं डिप्रेशन को अगर मैंने फ़ील किया और मैं डिप्रेशन से गुज़री, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ कि आई वेंट थ्रू इट ऑल, क्योंकि मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरी फैमिली ने, मेरी बहन ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे टीचर्स ने कितना ज़्यादा मुझे पेशेंस सिखाया है और उन्होंने कितना ज़्यादा एफर्ट किया है। और उस डिप्रेशन की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हाँ, चीज़ों की ज़िंदगी में अप एंड डाउन आता है, तो मैं रिकवर कर सकती हूँ, मुझ में इतनी रेज़िलियंस है। तो आई विल ऑलवेज़ हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड द पीपल हू सपोर्टेड मी, क्योंकि मुझे एक बार भी ये नहीं सुनना पड़ा ज़िंदगी में
कि हमने तुम्हें हर चीज़ दी है, जैसे मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड किया है, हाउ आर यू एबल टू से कि तुम्हें ये सब अपनी ज़िंदगी खत्म करनी है और तुम्हें अब किसी से कोई मतलब नहीं है, ये तुम कैसे कह सकती हो? मुझे कभी ये सुनना नहीं पड़ा एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे इतने सारे लोगों ने हेल्प की और आई होप सबको वो हेल्प मिले और सब एक-दूसरे को वो हेल्प प्रोवाइड कर सकें। तो ये जगह ये बहुत आसान हो सकती है जर्नी, क्योंकि किसी को बहुत मुश्किल लग रही होगी, वो आपकी हेल्प से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, जैसे वो मेरे लिए आसान हो गई। थैंक यू सो मच, आई होप सबको ये मेरी जो प्रेज़ेंटेशन थी उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो और अगर आपको लगता है कि आप किसी और को इससे हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड और आप हेल्प कर सकते हैं। सो आई थिंक अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन मुझे थोड़े बहुत नज़र आ भी रहे हैं। तो मुबारक, इफ यू कुड हेल्प मी इन दिस कि किस तरह करना है।